सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में, जिसका नाम है गोल्जी बॉडीज़। गोल्जी बॉडीज़ भी हमारे पास एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेलिस है सेल का। तो इसको फर्स्ट टाइम इसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं। इसको फर्स्ट टाइम एब्जॉर्व किया था ग्रेगर ने, और इसकी जो मॉर्फोलॉजी है, जो शेप है, उसको डिस्क्राइब किया था कैमिलो गोल्जी ने। एंड द नर्व सेल्स ऑफ कैट, वो स्टडी कर रहा था किस चीज़ के बारे में, कैट के नर्वस सिस्टम के बारे में, कि इसमें न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, ये चीज़ें किस तरीके से है। तो उसने देख लिया था किस चीज़ को, और गोल्जी बॉडीज़ को देख लिया था। तो गोल्जी बॉडीज़ को देखने के बाद इस बंदे को फिर बाद में नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था ऑन द डिस्कवरी ऑफ गोल्जी बॉडीज़। फिर इसका जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया था, जिसका नाम क्या है, डाल्टन। अब इसकी ये कौन कौन से सेल्स में ज़्यादा होंगे, कौन कौन से ऑर्गन्स में ये ज़्यादा होंगे। तो इसकी साइज़ जो है, इसकी साइज़ ज़्यादा होगी इन द सेक्रेटरी सेल। सेक्रेटरी सेल्स का मतलब ये है कि जो केमिकल सीक्रेट कर सकते हैं, और फॉर एग्जांपल एंजाइम की सीक्रेशन ज़्यादा कर सकते हैं, बाइल की सीक्रेशन ज़्यादा कर सकते हैं, हार्मोन की सीक्रेशन ज़्यादा कर सकते हैं। तो उन्हीं सेल्स में ये ज़्यादा होंगे। जो सेक्रेटरी सेल्स है, फॉर एग्जांपल लिवर है, पेंक्रियास है, इन्हीं सेल्स में जो गोल्जी बॉडीज़ है, इसकी तादाद ज़्यादा होगी। लेकिन जो नॉन सेक्रेटरी सेल्स है, इसमें गोल्जी बॉडीज़ की जो नंबर है, जो तादाद है, वो जो साइज़ है, वो क्या होगी, कम होगी। और उसकी जो बेस्ट एग्जांपल है मसल सेल्स, क्योंकि मसल सेल्स किसी किस्म के केमिकल्स को सीक्रेट नहीं करता, बल्कि ये इसका काम ये है कि कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, मतलब ये कि मूवमेंट को लेकर आना। तो मूवमेंट में किसी किस्म के केमिकल की सीक्रेशन नहीं होती, तो इनकी जो साइज़ है वो मसल सेल्स में कम होगी। फिर इसके नंबर जो है, एवरी एनिमल सेल में कम से कम एक गोल्जी बॉडीज जो है वो लाजमी होगी। एनिमल सेल में इसकी नंबरिंग जो है वो एक होगी। जो हायर प्लांट्स है या प्लांट सेल्स है, इसमें इसकी जो तादाद होगी वो कितनी होगी, 6 to 12 गोल्जी बॉडीज होगी। क्योंकि अच्छा, इसका जो शेप है वो पॉलीमॉर्फिक है। पॉलीमॉर्फिक का मतलब ये है कि ये स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू दियर फंक्शन। स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू दियर फंक्शन। और अगर फंक्शन मुख्तलिफ हो तो मुख्तलिफ फंक्शन की वजह से ये अपने शेप में क्या लेकर आ सकता है, चेंज लेकर आ सकता है। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका जो शेप है वो पॉलीमॉर्फिक होगी, वो शेप चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू दियर फंक्शन। फिर इसका जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है या जो स्ट्रक्चर है, इसको डिस्क्राइब किया था, जैसे कि पहले ऊपर भी मैंने बता दिया था, उसको डिस्क्राइब किया था किस बंदे ने, डाल्टन ने। अब डाल्टन कहता है कि इसमें 3 चीज़ें होंगी, विजिकल, वैक्यूल्स और सिस्टर्नी। ये 3 चीज़ें इसमें गोल्जी बॉडीज में होंगी। चलो पहले स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले कि ये बनता कहाँ से है ये देख लेते हैं। ये हमारे पास डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, और इसी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस के 2 मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर। आउटर मेम्ब्रेन से क्या बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाला। लेकिन ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप का है, एक है RER और दूसरा है क्या, SER। और डियर स्टूडेंट्स, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हमने एक डिटेल से लेक्चर दिया हुआ है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर लेता है, प्रोटीन की सिंथेसिस कर लेता है। किस चीज़ की, प्रोटीन की। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड की सिंथेसिस कर लेता है। तो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये वाला, जिसपे मैंने ब्लू से ड्रा किया हुआ है, जिसपे राइबोसोम्स भी मौजूद हैं, जहाँ पर राइबोसोम होंगे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कहलाएगा,
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा। जिस पे राइबोसोम नहीं होंगे वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर भी है, SER यहाँ पर भी है, इस तरीके से यहाँ पर और यहाँ पर भी है। यहाँ से इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलेंगे क्या चीज़ें, वेसिकल्स निकलेंगे, और इन्हीं वेसिकल्स में क्या होंगे, मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स होंगे। मिसाल के तौर पर अगर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकला हुआ है तो इसमें क्या चीज़ें होंगी, प्रोटीन होगा इस वेसिकल में। अगर फर्ज कर लें ये वेसिकल निकला हुआ है किस चीज़ से, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकला हुआ है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक निकलने से यहाँ पर क्या चीज़ होगा, लिपिड होंगे, और यही एंडोप्लाज्म यही वेसिकल्स मिलके क्या बनाएंगे, यहाँ पर देखें ये वेसिकल जाके एक दूसरे के साथ मिलेंगे, ये इस साइड से भी आएंगे, ये नीचे से और ऊपर से, दोनों साइड से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये वेसिकल आएंगे। ये वेसिकल एक दूसरे के साथ मिलेंगे और मिलने के नतीजे में ये इसी तरीके से एक स्ट्रक्चर बना लेता है। ये इस फॉर्म में ये क्या बना लेता है, एक स्ट्रक्चर बना लेता है, और इसी स्ट्रक्चर को फिर इस रीजन को हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहा जाता है, इसको विक्यूल कहा जाता है। तो ये हमारे पास एक्सटेक्स से बन जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, और ये एक इसी स्टेक लाइक स्ट्रक्चर को कलेक्टिवली फिर हम नाम दिया जाता है किस चीज़ की, गोल्जी बॉडीज की। अब ये गोल्जी बॉडीज इसी तरीके से स्टेक बनाएंगे तो इसके दो फेस आ जाएंगे, एक को कहा जाता है ट्रांसफेस, दूसरे को सिस फेस कहा जाता है। अब ये वाला जो फेस है इसको हम सिस फेस कहा जाता है या फॉर्मिंग फेस कहा जाता है। फॉर्मिंग फेस इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि यही वेसिकल्स मिलके, ये वाले वेसिकल्स मिलके क्या बना लेते हैं, ये मिलके ये गोल्जी बॉडीज बना लेते हैं या गोल्जी स्टेक्स बना लेते हैं। इसी वजह से इन्हीं इस साइड को क्या कहा जाता है, फॉर्मिंग फेस कहा जाता है या सिस फेस कहा जाता है। और ये क्या होगा, टुवर्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस के सामने है कि नहीं, तो न्यूक्लियस के सामने होने की वजह से इसको फॉर्मिंग फेस या सिस फेस कहा जाता है। दूसरा इसका जो फेस है ये इस साइड वाला, इसको कहा जाता है ट्रांसफेस या मैच्योरेशन फेस। इसको मैच्योरेशन फेस इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रोटीन यहाँ पर बन चुका है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो यहाँ पर क्या होगा, मैच्योर होगा, मतलब ये कि इसकी कंप्लीट पैकेजिंग होगी। इसी तरीके से अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड बन चुका है तो इसी फेज में, ट्रांस फेज में या मैच्योरेशन फेज में इसी लिपिड की कंप्लीट पैकेजिंग के साथ साथ फुली फंक्शनल लिपिड इससे बन जाएगा। तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, मैच्योरेशन फेज या ट्रांस फेज कहा जाता है। और ये जो फेज होगा ये क्या होगा, टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन। कौन से साइड पे होगा, सेल मेम्ब्रेन की साइड पे होगा। तो गोल्जी बॉडीज के हमारे पास दो फेस आ जाते हैं, एक को सिस फेस और दूसरे को ट्रांस फेस। सिस फेस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के सामने होगा, ट्रांस फेस जो है वो सेल मेम्ब्रेन के सामने होगा। अच्छा, फिर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया हुआ है इसको क्या कहते हैं, वैक्यूल कहा जाता है, लेकिन गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, गोल्जियन वैक्यूल कहा जाता है। और इस चीज़ को क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं सिस्टर्नी। ये हमारे पास जो ल्यूमन है इसको सिस्टर्नी कहा जाता है। यहाँ पर भी मैंने जाहिर किया हुआ है, ये गोल्जियन वैक्यूल है, ये सिस्टर्नी है और ये वेसिकल है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो स्ट्रक्चर है ये मुश्तमिल है तीन चीज़ों पे, वेसिकल ये वाले, ये क्या है, वेसिकल्स है, और इसी तरीके से ये भी वेसिकल्स है, इसी तरीके से वैक्यूल, ये गोल्जियन वैक्यूल है, ये क्या है, गोल्जियन वैक्यूल है। और ये सिस्टर्नी, ये क्या है, ये सिस्टर्नी है, ये इस तरीके से क्या है, सिस्टर्नी है। अब ये इसके तीन पार्ट्स हैं, तीन स्ट्रक्चर में तीन पार्ट्स मौजूद हैं। फिर अगर देखा जाए तो सिस्टर्नी के लिहाज
लिहाज से, इनके नंबर के लिहाज से भी हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। नंबर ऑफ सिस्टर्नी, एनिमल सेल है, प्लांट सेल है और फंजाई सेल है। एनिमल सेल में जो नंबर ऑफ सिस्टर्नी होंगे वो कितने होंगे? 6 to 12। एनिमल्स में 6 to 12 सिस्टर्नी होंगे। इसी तरीके से जो प्लांट सेल्स हैं उसमें होंगे 10 to 20 होंगे। लेकिन एक ऐसी ऑर्गेनिज्म भी है जिसमें एक सिस्टर्नी है, जिसमें एक स्टेक है गोल्जी बॉडीज का, वो क्या है? वो है हमारे पास फंजाई। सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो है वो हमारे पास यही आता है कि जो गोल्जी यूनिसिस्टर्नी गोल्जी बॉडीज जो है वो किसमें, कौन से ऑर्गेनिज्म में मौजूद है? फंजाई में मौजूद है। ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू से आपने इसको याद रखना है। अच्छा, ये तो हमने कर लिया इसके स्ट्रक्चर को। अब स्ट्रक्चर के बारे में अब हमारा जो मेन चीज़ है बायो में, वो हम कर लेते हैं स्ट्रक्चर और दूसरा क्या है? फंक्शन। अब मैंने स्ट्रक्चर कर लिया, अब पढ़ लेते हैं फंक्शन के बारे में। सिक्रीशन एंड पैकेजिंग। गोल्जी बॉडीज का जो मेन फंक्शन है वो क्या कर लेता है? सिक्रीशन कर लेता है और कंप्लीट पैकेजिंग कर लेता है। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर उन्होंने क्या पैदा बना लिया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन पैदा कर लिया। प्रोटीन को पैदा करने के बाद ये यहाँ पर गोल्जी बॉडीज में जाएगा। गोल्जी बॉडीज इसको क्या करने का? बेहतरीन तरीके से ये केमिकल्स यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर उन्होंने कर लिया, ये यहाँ से क्या हो जाएगा? डिटेच। और जहाँ पर इस केमिकल्स की ज़रूरत होगी, चाहे वो एंजाइम है, चाहे वो हार्मोन्स है, वही चीज़ उस स्पेसिफिक ऑर्गेनेलिस को, उस स्पेसिफिक साइट को इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल जो है वो पहुंचा दिया जाएगा। तो गोल्जी बॉडीज ने पहले सिक्रीशन कर ली और सिक्रीशन के दौरान उसने क्या कर लिया? उसी केमिकल कंपाउंड्स को उसकी पैकेजिंग कर ली और पैकेजिंग के बाद उसकी ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगी टू द स्पेसिफिक साइट्स। सिक्रीशन और पैकेजिंग किस चीज़ की करेगा? पॉलीसेकेराइड एंड गॉबलेट सेल। जो गॉबलेट सेल्स है उसमें ये क्या करेगा? उसमें ये पॉलीसेकेराइड को पैक करेगा, पैक करने के बाद इसको भेजेगा। जो प्रोटीन है, जो हमारे पास पेंक्रियाज में जो एसिनल सेल्स है, जिसमें प्रोटीएज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, इसी तरीके से एमाइलेज एंजाइम ये पैदा होते हैं। तो ये उसको पहले उसको पैक कराएगा और पैक कराने के बाद इसको क्या करेगा? ट्रांसफ़र भी करेगा, फिर वो स्पेसिफिक साइट को ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर इसी तरीके से सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, ये हार्मोन की भी सिक्रीशन कर लेता है, लेकिन कौन से हार्मोन की? थायरोक्सिन हार्मोन की सिक्रीशन भी कर लेता है। सेल प्लेट फॉर्मेशन, इसके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल दिया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कि सेल प्लेट फॉर्मेशन, जब प्लांट सेल डिवाइड होता है तो प्लांट सेल की डिवीजन के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज क्या कर लेता है? इसके वेसिकल्स आ जाते हैं और एक सेंटर में अरेंज हो जाते हैं, जिसको प्रेग्मोप्लास्ट फॉर्मेशन कहा जाता है। ये चीज़ हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिटेल से की थी, इसीलिए इस पॉइंट के लिए आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वीडियो जो है वो एक दफ़ा देख लें। इसी तरीके से फॉर्मेशन ऑफ मिडल लेमिना, और जो मिडल लेमिना है वो किस चीज़ से बना हुआ है? पेक्टिन कंपाउंड से बना है। अच्छा, ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब ये है एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू लिपिड। इसका मतलब ये है कि ग्लाइकोप्रोटीन को बनाना, ग्लाइकोप्रोटीन को बनाना ये किसका काम है? ये गोल्जी बॉडीज का काम है। इसी तरीके से ग्लाइकोलिपिड का बनाना ये किसका काम है? गोल्जी बॉडीज का काम है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइलेशन कहा जाता है। असल में ये हमारे पास बनाता है कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स, और यही कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स हमारे सेल्स में इनका एक अहम रोल है। हमारी बॉडी के जितने भी मेम्ब्रेन्स हैं उनमें इसका एज ए रिसेप्टर जो है ये काम कर लेते हैं। फिर ये काम और इसका ये भी एक फंक्शन है प्राइमरी लाइसोसोम फॉर्मेशन। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये निकल गया ना, तो इसी चीज़ को हम क्या कह सकते हैं? प्राइमरी
लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम की फॉर्मेशन भी ये गोल्जी बॉडीज कर लेता है। इसी तरीके से एक्रोसोम्स ऑफ स्पर्म, जो स्पर्म का जो मेल गेमेट है, ये इस तरीके से हमारे पास स्पर्म है और स्पर्म का ये वाला पार्ट, इसको क्या कहते हैं, एक्रोसोम, और यहाँ पर स्पर्म न्यूक्लियस होगा। ये एक्रोसोम का जो पार्ट है, ये बनाना किस चीज़ का काम है, ये गोल्जी बॉडीज़ का काम है। तो ये हमारे पास गोल्जी बॉडीज़ के कुछ फंक्शंस थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए। अब अगर किसी को इसके बारे में कोई क्वेश्चन है या कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट